अच्छा, हमने अभी तक कंप्लीट करा था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर टॉपिक है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला भी था कि भाई ये हमने इवेंट्स के बारे में अगर जिक्र करा है तो इससे पहले वाले चैप्टर में जिक्र करा है, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने जिक्र करा है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे इसमें भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। अगर मैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देखूं तो 3 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। उसके बारे में हमें पहले से भी पता है। सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो ये 3 अपने पास इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यहाँ पर क्या क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें, गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे 2 इवेंट्स, पहले तो गैमेटोजेनेसिस, किस तरह से गैमेट्स बन रहे हैं, और फिर दूसरा इंसेमिनेशन, किस तरह से गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ, है ना, यानी कि यहां पर क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट फ्यूजन होगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे फिर आगे, ठीक। जैसे पहले गैमेट्स बन गए, फिर ट्रांसफर हो गए, फिर फ्यूजन होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यहां पर आती हैं कुछ चीजें। जैसे सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा इम्प्लांटेशन, ठीक, और दूसरा आएगा इम्प्लांटेशन के बाद आता है जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद आता है जेस्टेशन, जेस्टेशन, और तीसरा आता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। तो इस तरह से अपने पास इवेंट्स हो गए, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन से पहले 2 चीजें हमें देखने को मिलती है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स बनेंगे, मेल के गैमेट भी बनेंगे और फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, ठीक। उसके बाद इंसेमिनेशन होगा, गैमेट ट्रांसफर होता है, फिर जब गैमेट बन गए, ट्रांसफर हो गए, उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो वो सारी की सारी घटनाएं आ जाती है किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन होगा और पार्चुरेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन बोल दो या फिर फर्टिलाइजेशन से पहले बोल दो, बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात अगर करते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इस बात को समझना, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब समझते हो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चाहे मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, उसका फॉर्मेशन। अगर मैं बात करता हूं दोनों के गैमेट यहां पर बनेंगे, ध्यान सुनना, दोनों के गैमेट्स यहां पर बन रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेल गैमेट भी बन रहा है, मेल गैमेटोजेनेसिस अगर हो रहा है, मेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक। और वहीं अगर फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा है,
फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक, अच्छा ये साइन तो पता है ना कि ये मेल का साइन है तो ये मेल गैमेटोजेनेसिस, ये फीमेल का साइन है तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा आदित्य तो मेल गैमेटोजेनेसिस का नाम यहां पर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और अगर फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस को यहां पर नाम देते हैं oogenesis। क्या नाम देते हैं? oogenesis। यानी कि यहां स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां oogenesis। अच्छा एक बात यहां सुनना, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से हो रहा है, ये कहां से रेगुलेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? क्या स्पर्म बनते हैं टेस्टिस से? ठीक, तो ये टेस्टिस से बनेंगे और ये कहां से बनेगा? ओवरी से बनेंगे। ठीक, इसीलिए टेस्टिस और ओवरी को पता क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस और ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनसे गैमेट्स बनता है, जो गैमेटोजेनेसिस करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि यहां पर मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा और फीमेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा। इस लेक्चर में हम केवल और केवल मेल गैमेटोजेनेसिस को समझने वाले हैं डिटेल में। तो अगर मैं यहां पर टॉपिक डालता हूं गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेटोजेनेसिस जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसको हम समझते हैं। ठीक है भाई आदित्य, आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर आगे इतनी बातें लिख ली, समझ में आ गई। अब आगे मैं टॉपिक डाल रहा हूं गैमेटोजेनेसिस में, वो भी कौन सा? मेल गैमेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे, देन हम oogenesis को समझेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं बात करता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना है। ठीक है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, और स्पर्म क्या है? स्पर्म क्या है भाई? मेल गैमेट है। क्या है स्पर्म? मेल गैमेट। मेल गैमेट का बनना स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब कैसे बन रहे हैं, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं डिटेल में समझूंगा, इसको कैसे बनाया जाता है, कि कैसे बनता है। तो इसको पहले थोड़ा सा यहां पर समझना कि जो भी गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर होना है, वो 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। ठीक, वो 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? उसके तीनों स्टेप कौन कौन से होंगे? सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप होता है ग्रोथ, ग्रोथ स्टेप। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन स्टेप बोल दो, मल्टीप्लिकेशन फेज बोल दो, एक ही बात है। यानी कि 3 फेज बोल दो या 3 स्टेप बोल दो, 3 फेज बोल दो या फिर क्या बोल दो? 3 स्टेप बोल दो। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। तो इसी चीज को समझ रहे हैं अभी हम कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज, ये किस तरह से होता है। तो इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं अगर यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको समझा देता हूं कि मान लीजिए अपने पास क्या है, ये टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर मैं क्या बना रहा हूं? इस तरह से सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बना रहा हूं कि ये मान लीजिए सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इस तरह से सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस तरह से है ना, ये मान लीजिए एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होगा? 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। 2 टाइप की सेल कौन कौन सी प्रेजेंट होती है आदित्य? इसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की कौन कौन सी सेल होती हैं? ठीक है, ये आदित्य को कुछ नहीं पता। इसके अंदर सबसे पहले जो बड़ी बड़ी सेल हैं वो होती है सर्टोली सेल, जो इस तरह से बड़ी बड़ी सेल में बात कर रहा हूं। ठीक, और इसके अंदर छोटी छोटी जो सेल होती हैं, इसके अंदर जो ये छोटी छोटी सेल हैं, इन छोटी छोटी सेल को क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल।
ठीक है, इस तरह से। ये बड़ी बड़ी सेल क्या है यहां पर, सर्टोली सेल, ये तो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल, ठीक। और ये वाली क्या है, ये व्हाइट वाली क्या है, एमजीसी, मेल जर्म सेल। अच्छा, मेल जर्म सेल कह लो इसको, यानी कि मेल गैमिट वाली सेल भी कह सकते हैं, चाहे मेल जर्म सेल कह लो, एमजीसी, मेल जर्म सेल कह लो, चाहे मेल गैमिट सेल कह लो, या फिर क्या कह दो, मेल गैमिट कौन सा है, स्पर्म, तो इसको क्या कह सकते हैं, स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्पर्म मदर सेल, क्योंकि इन्हीं मेल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा, तो ये स्पर्म मदर सेल हो गई, एसएमसी मतलब स्पर्म मदर सेल, ठीक। अच्छा, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, एमएमसी। एमएमसी का मतलब यहां पर माइक्रो मदर सेल। अच्छा, इस वाले एम को मैं छोटा कर लेता हूं, एक एम को, जो सबसे पहला वाला एम है यहां पर, क्योंकि माइक्रो स्पर्म को माइक्रो गैमेट बोला जाता है, इसलिए इसको छोटा एम कर दिया, मदर सेल, इस तरह से एमएमसी, ठीक है। क्या, माइक्रो मदर सेल, ठीक है, माइक्रो मदर सेल, या फिर स्पर्म मदर सेल, ठीक, या फिर मेल जर्म सेल, या फिर मेल गैमेट सेल, ठीक है। तो इसको हमने इतना नाम दे दिए इस मेल जर्म सेल। अब मान लीजिए इस मेल जर्म सेल में से अगर मैं मेल जर्म सेल की बात करूं, तो यहां पर ये मेल जर्म सेल क्या होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होता है, 2n स्ट्रक्चर में होता है, इसको ध्यान समझ, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो अगर मैं यहां से उठा रहा हूं, मान लीजिए एक mgc को, है ना, यहां से मान लीजिए ये एक mgc है, 2n, ये क्या है, mgc, है ना, ठीक है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट सेल क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये पहला वाला स्टेप कंप्लीट होगा, यानी ये पहला वाला फेज कंप्लीट होगा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो एक जो एमजीसी है उसका क्या होगा, सेल डिविजन होगा, और सेल डिवीजन जब हो रहा है तो उस सेल डिविजन को कहेंगे यहां पर माइटोसिस। क्या कहेंगे, माइटोसिस। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गई है माइटोसिस में, ये पूरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया डिप्लॉयड। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर अब इसका क्या होगा, और सेल डिविजन्स होगा, और ऑल सेल डिविजन्स होके तब यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस। क्या होगा यहां पर, मियोसिस। और मियोसिस के दौरान पता क्या होगा कि 2n से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा nn, ये n बन गया, ये n बन गया, ठीक है। यहां डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही चलता है, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड चलता है। तो ये डिप्लॉयड से 4 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोल रहे हैं। फिर इन 4 स्पर्मेटोगोनियम में से किसी एक को मैं बोल देता हूं, उसमें ग्रोथ फेज हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉयड। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से क्या होता है, यहां पर 2 ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। मियोसिस होने पर क्या होगा, इनमें 2 स्ट्रक्चर ये बन जाती हैं, ठीक। तो ये मियोसिस फर्स्ट इसको बोला जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो स्ट्रक्चर ये बनी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है, ठीक। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने बोला ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब इसमें मियोसिस सेकेंड होता है, अब फिर से इसमें मियोसिस सेकेंड होता है, यानी कि n का n ही रहेगा। जैसे यहां पर माइटोसिस में 2n का 2n रहा, ठीक। तो मियोसिस जब फर्स्ट हुई तो 2n का nn बन गया, ठीक है, 2n का nn बन गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया। रिडक्शन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए, तो 2n से क्या बन गया, nn, यानी रिडक्शन डिवीजन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ठीक है ना। तो ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब इनमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें दोबारा मियोसिस होती है। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हो रहा है मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में अब क्या हो रहा है, ये n का भी क्या हो जाएगा, nn स्ट्रक्चर और बन जाएगा इस तरह से। लेकिन ये मियोसिस में ना जो n है वो nn में ही रहते हैं, जो n है वो उसके 2 nn में ही है। इसका मतलब है कि मियोसिस सेकेंड में क्या बन गए, अब ये 4 स्ट्रक्चर बन गए इस तरह से, ठीक। तो जब मियोसिस सेकेंड हो रही है, मियोसिस सेकेंड किसमें हो रही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये उसके बाद ये 4 जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं,
इन 4 स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्मेटिड। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड। 4 स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया हमने? स्पर्मेटिड बोल दिया। ठीक, अब स्पर्मेटिड के बाद क्या होगा? ये स्पर्मेटिड डेवलप होके स्पर्म बनाएंगे या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। इस तरह से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डेवलप होके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और उन्हीं स्पर्मेटोजोआ को बोला जाता है स्पर्म। ये इस तरह से स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। ठीक, और ये स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? एन से बन रहा है, तो ये हैप्लॉइड ही होगा एन, ये भी हैप्लॉइड एन एन एन। तो इस तरह से ये 4 स्पर्म बन गए हैं। ये 4 स्पर्म क्या है? चारों के चारों हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये इसको तुम स्पर्म भी बोल सकते हो, इसको तुम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये 4 स्पर्मेटोजोआ यहां पर बन गए, 4 स्पर्म यहां पर बन गए। तो अब ये यहां से अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटोजोआ, इस वाले स्टेप को क्या बोला जाता है? इस वाले स्टेप को बोला जाता है क्या? थर्ड स्टेप, जिसको क्या है? मैच्योरेशन फेज। स्टेप थर्ड, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। ठीक, तो ये 3 स्टेप यहां पर होते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरेशन। तो इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से 4 स्पर्मेटोजोआ यहां पर बन चुके हैं। अब एक बात यहां सुनना, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहा हूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये तीनों स्टेप आते हैं। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। यानी कि मेल जर्म सेल से पूरा स्पर्मेटोजोआ बनने तक का प्रोसेस, मेल जर्म सेल से, इस मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ बनने तक का पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसको। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो इस पर्टिकुलर घटना को, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना यहां पर, यानी कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इस चीज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, तो स्पर्मेटिड जब डेवलप होके स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? ये पूरी की पूरी मेल जर्म सेल से पूरा स्पर्म बनना, स्पर्मेटोजोआ बनना, ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक स्टेप, केवल सिंगल स्टेप, कहां पर? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने वाला जो है वो क्या हो जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में केवल मैच्योरेशन फेज के अंदर देखने को मिलता है, बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस में तो तीनों ही स्टेप, तीनों ही फेज देखने को मिल रहा है। तो इस बात को याद रख लेना। अब एक शब्द और आता है स्पर्मिएशन। वो स्पर्मिएशन के बारे में क्या है उसके बारे में मैं बताता तुम्हें अभी, पहले यहां पर समझना कि अब इसमें क्या हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये मेल जर्म सेल है, इस मेल जर्म सेल ने यहां से छोटे छोटे स्पर्म बना के, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कर दिया, ये स्पर्म बन गए यहां से। ठीक है, इन सेल से क्या बन रहे हैं भाई? ये स्पर्म बन रहे हैं। ये देखो ये स्पर्म बन रहे हैं इन सेल से, ये स्पर्म। ठीक, अब इस मेल जर्म सेल से स्पर्म बन गया, तो यहां पर जो सर्टोली सेल है ना, सर्टोली सेल से इनको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। ये सर्टोली सेल से क्या लेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। जो भी स्पर्म यहां पर बन रहा है उनको पालने पोसने का काम कौन करेगा? ये सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल इन स्पर्म को, यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो बने हुए हैं उनको वहां पर क्या देंगे? न्यूट्रिशन देंगे, ताकि वो थोड़ा बड़े हो जाएं, डेवलप हो जाएं। तो इस तरह से वहां पर क्या हो गया? स्पर्म जैसे बने, स्पर्मेटोजोआ जैसे ही बने, तो उसको न्यूट्रिशन दे रही है कौन? सर्टोली सेल। आई बात समझ में? तो सर्टोली सेल ने उसको न्यूट्रिशन दे दिया। तो इस तरह से यहां पर जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्पर्म बन गए। अब इस जो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये है अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये स्ट्रक्चर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। तो यहां पर ध्यान सुनना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन गया? मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन गए? अरे क्या बन गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन गए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर स्पर्म बन चुके हैं
अब वो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ आएंगे भाई, टेस्टिस से, अब वो एपिडिडाइडिमिस में आएंगे, या फिर वो स्पर्म जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में आएगा, रेटेटेस्टिस से फिर वास एफरेंसिया में जाएगा, वास एफरेंसिया से फिर एपिडिडाइडिमिस में जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, अब यहां पर मान लीजिए मैं उस दिन तुम्हें बता भी रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि इस तरह से क्या है, ये टेस्टिस के बाद ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसके अंदर क्या है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ना। तो इस तरह से बहुत सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये पीले कलर से मैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बना देता हूं यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो अब इन सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से क्या होगा, सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आएगा, और कहां पर आएगा, रेटेटेस्टिस में आएगा, यहां पर रेटेटेस्टिस होगा RT, फिर वास एफरेंसिया होगा आगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस तरह से यहां पर क्या होगा, एपिडिडाइडिमिस में। तो फिर वास एफरेंसिया से वो कहां जाएंगे, वो स्पर्म कहां जाएंगे, एपिडिडाइडिमिस में चले जाएंगे। वो स्पर्म कहां चल जाएंगे भाई, इस तरह से एपिडिडाइडिमिस में चल जाएंगे। इसका मतलब है कि स्पर्म जब क्या होते हैं, टेस्टिस से, स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइडिमिस में अगर जा रहे हैं, टेस्टिस से एपिडिडाइडिमिस में जा रहे हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मिएशन। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर 3 शब्द बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइडिमिस, ठीक है ना। तो उस घटना को क्या कह दिए, स्पर्मिएशन। तो क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से कहां तक जा रहे हैं, टेस्टिस से कहां जा रहे हैं, एपिडिडाइडिमिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइडिमिस, डाइडिमिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइडिमिस। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइडिमिस, उस घटना को क्या कह रहे हैं, स्पर्मिएशन कह रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, एपिडिडाइडिमिस में अगर स्पर्म चले गए तो उसको हमने क्या कह दिया, स्पर्मिएशन कह दिया। अब एपिडिडाइडिमिस से वो बाहर आ रहे हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ रहे हैं, तो उस घटना को क्या कहेंगे, जैसे यहाँ एपिडिडाइडिमिस से चले गए स्पर्म और यूरेथ्रा से थ्रू बाहर अगर सीमन आ रहा है, तो सीमन अगर बाहर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर शब्द को क्या कहते हैं भाई, हाँ, इस पर्टिकुलर शब्द को क्या कहते हैं, अगर हमने बोला सीमन अगर यूरेथ्रा से बाहर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हाँ, तो उसको कहते हैं इजैकुलेशन। उसको पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, इजैकुलेशन। तो इस बात को याद रखना कि इजैकुलेशन क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट ऑफ सीमन। केवल स्पर्म नहीं, स्पर्म सीमन में ही तो होगा ना, तो रिलीजमेंट ऑफ सीमन, रिलीजमेंट ऑफ सीमन फ्रॉम, सीमन कहां से, रिलीजमेंट ऑफ सीमन फ्रॉम यूरेथ्रा। क्या नशे में है क्या तू, रिलीजमेंट ऑफ सीमन फ्रॉम यूरेथ्रा, तो उसको हमने क्या कह दिया, इजैकुलेशन। तो 4 वर्ड यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई इसमें भाई तुम्हें डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी की पूरी घटना है जिसमें तीनों फेज जुड़ रहे हैं, ठीक, मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ बनना। लेकिन सिंगल स्टेप को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मिएशन, ये सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। पूरे को स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होगा, जब टेस्टिस से एपिडिडाइडिमिस में स्पर्म जाएंगे। और इजैकुलेशन क्या होगा कि जब जरूरत पड़ी तो एपिडिडाइडिमिस से स्पर्म आए और सीमन के साथ मिलके बाहर आ गए यूरेथ्रा से, तो उसको कहेंगे इजैकुलेशन, ठीक है। तो ये शब्द, ये टर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पूरा पाई चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको स्टार कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको छापो अच्छे से।
यहां पर एक बात काफी इंपॉर्टेंट ये चीज बन जाती है कि एक बात यहां सुनना, एक MgC से क्या बन रहा है, 4 स्पर्मेटोगोनियम बन रहे हैं। MgC क्या है, डिप्लॉइड, फिर माइटोसिस हो रहा है तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इस तरह से पूरा माइटोसिस में डिप्लॉइड ही बन रहा है, यानी कि एक MgC से 4 स्पर्मेटोगोनियम बन गया, या फिर 4 स्पर्मेटोगोनिया बोल दिए, स्पर्मेटोगोनियम बोल दीजिए, तो 4 स्पर्मेटोगोनियम बन गए। और एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, 4। इसका मतलब अगर मैं चारों स्पर्मेटोगोनियम लूंगा तो कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है ना। जब मैंने बोला कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, तो 4 स्पर्मेटोगोनियम से 16 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि एक MgC से कितने स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, तो कितना बोलोगे, 16। आई बात समझ में कि एक मेल जर्म सेल कितने स्पर्म बनाएगी, 16 स्पर्म बनाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बन जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये चीजें होती है ना, ठीक। तो यहां पर इस बात को काफी इंपॉर्टेंट बात कर देना कि भाई एक MgC जो है 1 MgC, ठीक है, क्या कर रही है, फॉर्म 4 स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। क्या एक MgC 4 स्पर्मेटोगोनियम बना रही है, और एक MgC क्या है, डिप्लॉइड है, और चारों स्पर्मेटोगोनियम भी क्या है, डिप्लॉइड, 4 के 4, ठीक। जिसमें से एक स्पर्मेटोगोनियम क्या काम करेगी, 4 स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। तो 4 स्पर्मेटोगोनियम कितना बनाएंगे, फॉर्म 16 स्पर्मेटोजोआ। इस बात को याद रख लेना भाई, ठीक। तो अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि एक MgC 4 स्पर्मेटोगोनियम बना रही है, और चारों स्पर्मेटोगोनियम क्या कर रही हैं, 16 स्पर्मेटोजोआ बना रही, 16 स्पर्म बना रहे हैं। अरे बात समझ, ठीक है। इसका मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्मेटोजोआ बना रही है, तो चारों स्पर्मेटोगोनियम क्या बनाएंगे, 16 स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक MgC कितना स्पर्मेटोजोआ बना रही है, सीधा 16 डायरेक्ट। अगर इस बीच वाली बात को ना मैं बोलूं तो क्या बोलूं, एक मेल जर्म सेल फॉर्म 60, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक मेल जर्म सेल 16 स्पर्मेटोजोआ बना रही है, ठीक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहां पर मैंने बात करी 10 की, कि 10 MgC है, यहां पर क्या है, यहां पर 10 MgC, मेल जर्म सेल 10 है, ठीक। मेल जर्म सेल बोल दो या फिर स्पर्म मदर सेल बोल दो यार, कितनी है वो, 10। तो 10 कितने स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे, पहले स्पर्मेटोगोनियम पे चलो और फिर स्पर्मेटोजोआ पे चलो। तो 10 कितने स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे, 40। तो यहां पर 40 स्पर्मेटोगोनियम बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 40 का भी 4 करो तो कितना हो जाएगा भाई, 1 से 4 तो 40 से कितने, ठीक है ना। तो 40 से क्या हो जाएगा, 160 स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिएगा अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैंने बोला कि अगर ये 50 है, क्या है 50 मेल जर्म सेल, ठीक। 50 क्या है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल कह दो, स्पर्म मदर सेल कह लो, क्या है 50। अब वो कितना बनाएंगे, यहां पर स्पर्मेटोगोनियम कितना बना रहे हैं, 200। भाई 1 से जब 4 बन रहे तो 50 से कितना स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, 200 स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, ठीक है। अब 200 से कितने बनेंगे भाई 1 से देखो, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो 4 से 16 बन गए, 40 इंटू 4 और करा तो 160 हो गया। ऐसे 200 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाए, हाँ, तो 200 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 800 स्पर्मेटोजोआ बन जाए,
आई बात समझ? तो अगर मैं ऐसे यहां पर अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितनी स्पर्मेटो, जैसे अगर मैंने मान लीजिए बोला कि मैंने अगर तुम्हें बोला कि भाई मान लीजिए यहां पर कितना है 100 स्पर्मेटो जो है, क्या है यहां पर मान लीजिए 100 स्पर्मेटो जोआ, तो आदित्य मुझे बताएगा अगर 100 स्पर्मेटो जोआ बन रही है तो हाउ मैनी स्पर्मेटोगोनियम इज रिक्वायर्ड फॉर 100 स्पर्मेटोजोआ, हाउ मैनी स्पर्मेटोगोनियम रिक्वायर्ड फॉर 100 स्पर्मेटोजोआ। अगर 100 स्पर्मेटोजोआ बन रही हैं तो कितने स्पर्मेटोगोनियम लगेंगे? अच्छा ये बताएगी? नहीं, केवल क्रिस बताएगा 25, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही जवाब दिया 25 स्पर्मेटोगोनियम। इन दोनों का ध्यान पता नहीं कहां है, घास चरने जा रखा है इन दोनों का ध्यान। मैंने बोला अभी यहां पर 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 160 हो गया, 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 800 हो गया, और अगर मैं बोल रहा हूं ये 100 है, 100 स्पर्मेटो जो है तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनियम कितने होंगे? ठीक है 25 हो जाएंगे। इसको 4 से डिवाइड कर दो, आई बात समझ में? अरे इसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर इसको 4 से और डिवाइड कर दो। अरे यही तो हो रहा है ना कि इसको 4 से डिवाइड करा तो ये बना, इसको 4 से डिवाइड करा तो ये बना। अरे यही तो हो रहा है। अगर 16 यहां पर बन रहे स्पर्मेटोजोआ तो इसको 4 से डिवाइड करके ये बन रहा है और इसको 4 से डिवाइड करके ये बन रहा है, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई होके 4 बन रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई होके 16 बन रहे हैं, तो इसका मतलब उसको वापस कर दो, मल्टीप्लाई का मतलब आप डिवाइड कर दो। इसमें से अगर स्पर्मेटोजोआ में अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 का तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आ जाएगा। स्पर्मेटोगोनियम में अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मेल जर्म सेल आएगा, यानी स्पर्म मदर सेल। अच्छा, तो अगर मैं अब ये बात पूछना चाह रहा हूं आदित्य से कि भाई 100 स्पर्मेटोजोआ है, 100 स्पर्मेटोजोआ है, हाउ मेनी मेल जर्म सेल रिक्वायर्ड फॉर 100 स्पर्मेटोजोआ? ठीक है, तो इसका दिमाग हो गया खराब, 25/4। हाँ 25/4, आई बात समझ में? यानी 25/4। मैं बोल रहा हूं कि 4 से डिवाइड करते रहो, इसको 4 से डिवाइड करो तो ये बना और इसको 4 से डिवाइड करो तो ये बना, तो इतने मेल जर्म सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद करता हूं, ठीक है, इस चीज को तो तुमने लिख दिया, इस चीज को तुमने लिख दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि कितने स्पर्मेटोजोआ हो रहे हैं, कितना क्या बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे जैसे मैंने बोला कि ऐसे क्या होते हैं, मेल जर्म सेल क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ मेल जर्म सेल होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस चीज की तो मिलियन ऑफ मेल जर्म सेल होंगे, तो मिलियन ऑफ मेल जर्म सेल होंगे तो एक मेल जर्म सेल से कितने स्पर्म बन रहे हैं? 16। तो मिलियन से भी क्या बनेंगे? बहुत ज्यादा बनेंगे ना यार, मिलियन से मिलियंस बनेंगे यार, आई बात समझ में? अगर 1 मिलियन मेल जर्म सेल होगा तो 16 मिलियन स्पर्म बनेंगे, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहां पर मेल जर्म सेल क्या है? मिलियंस में है, आई बात समझ? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बन जाती है अपने पास, ये यहां पर याद रखना है। तो इस वाले कंसेप्ट को याद रखना है क्योंकि ये मैथमेटिकल डाटा है। ठीक है भाई आदित्य, इतनी बातें समझ में आई? तो इसको छाप लो, इसको अच्छे से बना लो। अच्छा, मैं क्वेश्चन दे देता हूं पहले, उसके बाद तुम्हें बताना है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए अपने आप करना है। तुमने क्या होगा कि अगर मैंने यहां पर मान लीजिए यहां पर 25 mgc ली, ठीक है, 25 mgc, तो कितने स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे और कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? निकालो जल्दी जल्दी, अभी निकालो, बताओ मुझे, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। है भाई, निकाल दिया? कितने बनेंगे भाई? 25 × 4 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 100 स्पर्मेटोगोनियम बन गए, स्पर्मेटोगोनियम। और इसमें से भी अगर 100 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 400 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है,
इतना अपने पास बन चुका है। ठीक है, ये बात समझ में। अब एक बात काफी इंपॉर्टेंट और है यहाँ पर कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, जैसे अगर मैं इस स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहा हूं तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? केवल प्यूबर्टी में। ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। और क्या क्या इसमें हो रहा है? इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? कितने सेल डिविजन हो रहे हैं? 3 हो तो 2 टाइप के सेल डिवीजन रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन माइटोसिस एक होती है और मियोसिस होती है 2, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना। ठीक, तो यहां पर मैं स्टार पॉइंट करके आगे लिख लेता हूं। ठीक, स्टार पॉइंट करके स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी एंड टिल डेथ। ठीक है, यानी कि जब तक वो बुड्ढा मर ना जाए तब तक उसमें क्या होगा? स्पर्म बनता रहेगा। लेकिन ये मेल के केस में, फीमेल के केस में ऐसे नहीं है। फीमेल के केस में गैमेट्स क्या होते हैं? 45 से 50 साल तक बनते हैं, जब तक फीमेल 45 से 50 साल तक नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर अगर बात करें, मेल में जो गैमेट है, मेल में जो स्पर्म है, वो तब तक बनते रहेंगे जब तक वो बुड्ढा मर ना जाए। ऐसे तभी तुमने केस सुना होगा कि भाई 60 साल के बुड्ढे ने 25 साल की लड़की के साथ शादी कर दी और उनके बच्चे भी हो गए, उन्होंने घर बसा दिया। तो ऐसे कैसे? क्योंकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कब हो रहा है? प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है और खत्म जब तक मर ना जाए तब तक वो, है ना, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस करता रहता है। ये बात समझ में है? तो स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी एंड टिल डेथ। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टार पॉइंट है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? सेल डिवीजन जो हो रहे हैं, जो सेल डिविजन यहां पर देखने को मिल रहा है, वो सेल डिविजन में तो क्या हो रहा है? सिंगल माइटोसिस हो रही है। ठीक, और हाँ, डबल मियोसिस हो रही है। ठीक, और जो डबल मियोसिस में सेकंड मियोसिस है, जो यहां पर सेकंड मियोसिस है वो इक्वल डिवीजन उसमें। ठीक है, जो फर्स्ट मियोसिस होती है उसमें तो रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन जो दूसरी वाली मियोसिस है, सेकंड मियोसिस, तो सेकंड मियोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन। ठीक है, इक्वल डिवीजन क्यों कह रहे हैं सेकंड मियोसिस को? क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है उसमें। और फर्स्ट मियोसिस को हम क्या कहते हैं? अगर फर्स्ट मियोसिस का अगर पूछा जाए तो फर्स्ट मियोसिस को क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मियोसिस को, पहली मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस को क्या कहते हैं भाई? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं फर्स्ट मियोसिस को? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? हाँ, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, यानी 2n से n बन रहा है, रिड्यूस हो रहा है वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उस वजह से उसको रिडक्शन डिविजन्स कह दिया, और इसमें इक्वली रह रहे हैं तो इसको हमने क्या कह दिया? इक्वल डिविजन्स। तो फर्स्ट वाले को रिडक्शन डिवीजन और सेकंड वाले को इक्वल डिविजन्स कहते हैं। तो ये बात याद रखना है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि मैं अगर बात कर रहा हूं ना कि फीमेल में मैं बात कर रहा हूं कि भाई 45 से 50 साल में क्या हो जाता है? गैमेटोजेनेसिस बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस है ना, वो स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब वो फीमेल चाइल्ड जो है पेट में होती है ना अपने माँ के, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब उसका हो रहा होता है, तभी से उसमें क्या हो जाता है? गैमेटोजेनेसिस, यानी oogenesis वहां पर शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है तब में भी नहीं होगा, जब पैदा भी होगा तब भी नहीं होगा। जब वो 11-12 साल का होगा, जब वो पैदा होने के बाद 11-12 साल का हो गया, ठीक, यानी एडोलेसेंस में आ गया, जब उसमें सेक्स हार्मोन रिलीज होने लग गए, ठीक, तो उसी टाइम में उसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ क्या हो रहा है? वहां पर स्पर्म निकल भी रहा है, स्पर्मिएशन भी हो रहा है। लेकिन फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, ठीक, और ओवुलेशन होता है कहां पर? जब एडोलेसेंस स्टेज पे आती है, प्यूबर्टी में आती है, ठीक है। ओवुलेशन मतलब रिलीजमेंट ऑफ ओवम। ओवम रिलीज होना कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी में आती है। लेकिन ओवम बनना
ये फिर वो सेकेंडरी oocytes बनना वो कहां पर हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में। रिलीज तो कब हो रहे हैं, प्यूबर्टी पे। लेकिन यहां अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से इसका कोई नाता नहीं है। ये क्या होता है, स्पर्म बनते भी कब है, प्यूबर्टी में, और रिलीज भी कब होते हैं, प्यूबर्टी में स्टार्ट होना, रिलीज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी से स्टार्ट कर जाते हैं और तब तक चलते हैं जब तक मर न जाए। अब वहां पर 45 से 50 साल में क्यों खत्म हो जाते हैं, फीमेल में बंद क्यों हो जाते हैं भाई oogenesis, क्योंकि वहां पर क्या वो ओवुलेशन इसलिए वहां पर स्टॉप हो जाता है क्योंकि वहां पर क्या है, लिमिटेड ओवम बनते हैं, लिमिटेड सेकेंडरी oocytes बनते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है उसमें, oogenesis वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस हमने याद रखना है कि ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक वो मर ना जाए, तब तक उसके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी एक रिप्रोड्यूस करने की, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की अपने स्पीसीज का। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में, इतनी चीजें हो गई। चलो, हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको भी समझना है। हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल कैसे, हमें सबसे पहले यहां पर याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करती है भाई इसको, थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही क्या करती है, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करे रखती है। ठीक है ना, अगर तुमसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर गैमेटोजेनेसिस किसके कंट्रोल में होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन्स, जिसको क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। अब देखो ये पिट्यूटरी, अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस तरह से पिट्यूटरी होगा। ठीक, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है इसकी, और यहां पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये मैं बता देता हूं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये GnRH क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा है, GnRH हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। वो GnRH कहां जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर स्टिमुलेट कर रहा है GnRH हार्मोन, तो ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, जिसका दो हार्मोन है FSH, ठीक है, और दूसरा LH। FSH का पूरा नाम क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और LH का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है भाई, ये FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या काम कर रहा है, ये FSH काम करता है किस पर, ये FSH काम करता है किस पर, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और वो सर्टोली सेल फिर किस में हेल्प करती हैं, हेल्प इन न्यूट्रिशन बोल दीजिए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ना भाई। न्यूट्रिशन अगर दे रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, तो हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा सीधा,
स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ही ये न्यूट्रिशन करवाता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं करवाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये न्यूट्रिशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प कर रहा है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है किस पे? लिडिक सेल पे। लिडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक। अब ये लिडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल अगर इनका नाम है तो ये क्या काम कर रही है भाई? ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? हाँ, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को हम मेल एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, मेल एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन को क्या किस नाम से जाना जाता है? मेल एंड्रोजन नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? टेस्टोस्टेरोन को किस नाम से जाना जाता है? मेल एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम कर रहा है? सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंजेस या फिर प्यूबर्टी चेंजेस, है ना, प्यूबर्टी चेंजेस, प्यूबर्टी चेंजेस इन मेल, ठीक है। मेल की वॉइस चेंज होना, ठीक है। जितने भी प्यूबर्टी में चेंज होते हैं, एडोलेसेंस में जितने भी चेंज होते हैं, तो उन्हीं को सेकेंडरी चेंज हमने बोला है। जैसे वॉइस चेंज होना, बियर्ड आना, छाती पे बाल आना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, जेनेटल एरिया पे बाल आना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या बोला, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होना, तो वो सारी की सारी काम कर रहे हैं कौन? ये सेकेंडरी, मतलब ये सेकेंडरी चेंजेस, उन सारे चेंजेस को कहते हैं। और वो काम कौन कर रहा है? ये सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल एंड्रोजन के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इस तरह से यहां पर क्या आता है भाई? हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी आता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किससे सेक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब सारा का सारा हाइपोथैलेमस ही क्या कंट्रोल करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर चाहे oogenesis हो, तो उसको कौन कंट्रोल करे रखता है? यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करी रहती है। तो ये पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल भी हो चुका है, ठीक है। इसको छाप लीजिए, फिर बात करेंगे आगे।